क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंजना और हम पढ़ रहे थे पॉलिटी घटना चक्र की इस श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक था शासन प्रणाली, उसके हमने 1 से लेके 44 तक क्वेश्चन जो थे उनको हमने सॉल्व किया था। अब हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन से। तो इसमें 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या है, एकात्मक तत्व है। तो हमने पिछली क्लास में एकात्मक तत्वों की बात कर ली थी। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालियों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो ये इन सभी में हमको क्या बताना है कि भारतीय संघीय जो व्यवस्था है उसमें एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालियों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो चलिए आप फटाफट आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा एकात्मक तत्व है। तो इसके विकल्प आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए राज्यपालियों की नियुक्ति जो है ये है, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी है, और अखिल भारतीय सेवाएं, ये क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व। तो इस तरीके से दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ये ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और पांचवा है किसमें, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 46 क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो संविधान सभा की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। मतलब संविधान जो है शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा है दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। चौथा है विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो इन चारों में से कह रहा है कि कौन सा भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित जो कथन है सही है। तो इसका पहला और दूसरा सही है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें क्या है, सशक्त मिश्रण है। तो इस तरीके से इसका 1 और 2 सही है। तो चलिए हम इसका विकल्प देख लेते हैं। अब इसका बी जो है वो विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसी एकात्मक झुकाव प्रदान करती हैं। तो मतलब केंद्र की राज्यों की तुलना में क्या है, अधिक शक्तियां हैं, तो इसीलिए इसे एकात्मक झुकाव इसको प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 दोनों सही हैं, 3, 4 गलत हैं, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं हैं। साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का क्या है, सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। अब हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन। तो 47 में क्या कहा गया है, कथन दिया गया है और कारण भी। तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। दूसरे में कारण क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ये हमें इसका बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। दोनों ए आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों ए आर सत्य है परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही है परंतु ए गलत है। इस तरीके से हमको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बताना है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, कारण क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो बताइए आप लोग आंसर क्या हो सकता है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन होगा, मतलब ए आर दोनों सही हैं और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। तो व्याख्या इसकी कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। और तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए इसमें है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। कारण आर क्योंकि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें बताना है। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है।
इसमें कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं लोग खराब शासन के लिए, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। निम्नलिखित संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही बताना है। तो इसमें जो आपका ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इस तरीके से इसका ये ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है। राजनीतिक जो दल हैं उनको लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक दलों को जीवन रक्त कहा जाता है, लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन और कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। कथन का सही स्पष्टीकरण है। अब है 49 क्वेश्चन। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? क्या दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया भारत में? इसका आंसर में दिए गए हैं S.A. डांगे, मतलब विकल्प दिए गए हैं S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो विकल्प में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण को माना जाता है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया और ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। तो किस लिए? ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागिता लोकतंत्र के क्या थे? समर्थक थे। अब 50 नंबर का क्वेश्चन। कथन ए में है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। कथन ए में है कि भारत के संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर, क्योंकि विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसमें कथन दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा, तो क्या होगा ये आप जवाब दीजिए। तो इसमें आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। तो पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया, तो आंसर आपको बन ही रहे होंगे। तो हम लोग अब फटाफट जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, क्योंकि इसमें टोटल 77 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो काफ़ी लेंदी टॉपिक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें इससे पता चलता है कि आयोग ने कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये अच्छे से आप टॉपिक कवर कर लीजिएगा। जल्दी लोग पढ़ते नहीं हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का क्या है? संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया जाता है। तो जो संघात्मक संरचना होती है वहां पे क्या होता है? जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई। तो हमारे यहाँ क्या है? संघ को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना। अब आप भी जानते हैं कि भारत कितनी विविधता भरा हुआ देश है। सबका कल्चर, सबका खान पान, सबका पहनावा, सबकी बोली, मतलब काफी चीजें सबकी अलग हैं। तो वही है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, जिसके कारण विविधताओं के समंजन में एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या है। अब 51 क्वेश्चन। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए में है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं।
तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली तत्व समाहित है। तो क्या ये सही व्याख्या इसकी कर रहा है और क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? तो आप बताइए। तो हाँ, इसका कथन भी सही है, कारणार भी सही है और इसकी ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विकल्प ए इसका सही होगा। व्याख्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट मूर्त रूप जो आज भी विद्यमान है, विशिष्ट जो तत्व हैं अपने आप में अपने जो विशिष्ट तत्व हैं आज भी उसमें विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व क्या है? समाहित हैं। किसमें? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के जो तत्व हैं क्या है? समाहित हैं। इसीलिए कथन जो थे दोनों सही थे और जो है कारण कथन की पुष्टि भी करता है। 52 है कथन ए। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारणार, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो क्या सही है? क्या कथन ए सही है? क्या कारण आर सही है? और क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है? तो बताइए आप। हाँ, तो इसका एक कथन भी सही है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारणार, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इसलिए ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कौन? महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक जो समूह हैं भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े यह दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को क्या करता है? बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। 53 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं इनमें अधिक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसमें क्या बताना है कि भारतीय संविधान आखिर क्यों इतना बड़ा क्यों है? हमें कारण दिए गए हैं। अब इनमें से आप बताइए कि क्या क्या कारण है इसके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है सबसे ज्यादा विस्तृत संविधान है और इसके बृहद होने का मतलब बड़ा होने का कोई कारण नहीं है। तो ये जितने भी इसमें कारण दिए गए हैं यह संविधान का जो स्वरूप है मतलब इसकी वजह से बड़ा तो हो गया है। तो इस तरीके से इसका कोई मतलब एक कारण नहीं है, बड़ा होने के लिए कोई एक कारण नहीं है। तो इसलिए हम इनमें से कोई भी विकल्प चूज नहीं करते। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इसीलिए इसके लगभग कई ऑप्शंस होंगे। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपर्युक्त सभी कारणों से संविधान का क्या हुआ है? स्वरूप बड़ा हो गया है, बृहदाकार हो गया है। सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य नहीं है और सभी जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी कारण है संविधान के बड़े होने के, इसलिए सभी सत्य हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक मतलब फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है, संघीय और एकात्मक। कहाँ पे? भारत में। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो इनमें से हमको वो जो सत्य कथन है वो बताना है। तो इसमें क्या सत्य है बताना है हमको। तो इसमें जो पहला वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सरकार की क्या है संघीय प्रणाली है वो सत्य है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का क्या है? उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत के राज्यों का संघ बताया, भारत को क्या बताया गया है कि यह राज्यों का क्या है? संघ है। क्या? भारत। किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। हमने कितनी बार पढ़ा कि केंद्र जो है वो राज्य की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का क्या मानते हैं? मिश्रण मानते हैं। किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। तो मतलब एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए क्या है? मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज्यादा उचित है।
55 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। पहला है इसमें कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया है। तीसरा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और इसमें डी ऑप्शन है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसमें से हमको ऑप्शन बता। तो क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो अब भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका यह है किसकी, भारतीय राज्य पद्धति की विशेषता। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। लेकिन डी वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अगर विशेषता नहीं पूछ रहा है तो कौन सा विकल्प होगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही होगा हमारा इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो यह वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही वाला हमारा सही आंसर है। बाकी तीन भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में क्या है कि लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। तो ये सब किसके हैं, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं हैं। तो इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच, भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। हमारे मतलब भारत संघ की जो स्थापना हुई है तो किसी जो संघबद्ध जो भी इकट्ठा हुई हैं, ये जो इकाइयां जिनको मिला के पूरा संघ भारत बना है, तो ये किसी सहमति या समझौते का परिणाम नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों मतलब इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में क्या है कि इंडिया है, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस तरीके से डी जो है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है, जो इसमें डी ऑप्शन दिया गया था। 56 क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और कारण आर। तो चलिए हम देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, कारण आर क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो हमें इसमें बताना है, इसमें सही कोड चुनना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो है कि कथन दिया गया था भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो हाँ कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी सही है, लेकिन इसलिए नहीं, इसलिए भारत अर्ध संघात्मक नहीं है, मतलब अर्ध संघात्मक है इसलिए नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को ये अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, ये भी सही है, लेकिन इसकी ये जो कथन है ए है, इसकी आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही था। तो भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल, एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। तो हमने कितनी बार इसको पढ़ लिया है ना। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, संरचना में परिसंघीय किंतु अगर भावना में क्या है एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण इसके गुण के कारण ही इसे क्या कहा गया, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों कौन कौन से अनुच्छेद, 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 272 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि कारण ए है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण आर क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए जवाब दीजिए।
तो इसमें आपका दिया गया था कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, तो ये दोनों हमने अभी पढ़ा ना, तो इसलिए दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन इसका सही है। तो भारत के संविधान का व्याख्या, तो इसमें है कि भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसको परिसंघीय किंतु इसको प्रबल एकात्मक, अथवा ये केंद्र की तरफ क्या है, झुका हुआ है, इसको केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक कहा गया है। सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान इसको पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है प्रबल है, अर्थात केंद्र क्या है, केंद्र का पक्ष थोड़ा सा मजबूत है या उसकी तरफ, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। तो वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही पूर्ण एकात्मक, इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। अब है 58 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब बताइए आप इसमें क्या, इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे। तो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि इसमें जो प्रकृति थी वो क्या थी, तो इस तरीके से ये जो होगा ए बी, मतलब संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ये सभी हमने पढ़ा है। तो इसलिए इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका ई ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सर आइवर जेनिंग्स और डी बसु। तो इसमें जी ऑस्टिन ने क्या कहा है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों का मतभेद है। मतलब भारतीय जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में जो विद्वान है उनके उसमें मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान क्या है, अर्ध संघीय। तो किसके अनुसार, केसी व्हीयर के अनुसार ये अर्ध संघीय है और जी ऑस्टिन के अनुसार ये क्या है, संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है हमारा। तो ये दोनों के अलग अलग हैं, तो इनको देखिएगा आप। अब इसने कहा, किसने कहा है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य, तो जस्ट हमने अभी पढ़ा, तो केसी व्हीयर ने ये कहा है कि भारत क्या है, अर्ध संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी व्हीयर ने कहा था। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में इन्होंने कहा था, भारतीय संविधान के लिए जो कथन कहा, तो केसी व्हीयर ने कब कहा, संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कहा था। अब 62 नंबर का क्वेश्चन की निम्नांकित में से एक का कथन है, संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो ये किसका कथन था। ऑप्शन दिए गए हैं 4, अब बताइए इसका आंसर। तो संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने। तो इसका सी ऑप्शन सही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। तो यह क्या है, एकीकृत भी है और संघात्मक दोनों ही है। 63 क्वेश्चन है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है, तो हर्बर्ट साइमन ने इसको अस्वीकार किया है। हर्बर्ट साइमन के मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया गया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मोरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो हर्बर्ट साइमन ने क्या किया है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनको असंगत और अस्पष्ट मानते हुए उसको अस्वीकार कर दिया है, लेकिन ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मोरिनी, F.W. रिक्स ने इसको क्या किया है, प्रशासन के सिद्धांतों को मिथकों और कहावतों के रूप में स्वीकार किया है। अब है 64 क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच
सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, क्या सही है? आप ये एज्यूम करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो होगा कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही होगा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदाप नहीं है। मतलब स्वाधीनता का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विधि की पूरी तरीके से मतलब कानून ना हो। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार, विधि शास्त्री हैं जॉन लॉक, इनके अनुसार है कि स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। तो इनका कहना यह है कि स्वाधीनता का अगर अस्तित्व चाहिए तो उसके लिए विधि का अस्तित्व का होना बहुत जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की क्या करता है? रक्षा करता है। तो बिल्कुल सही, कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। और वे कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। कौन कहता है? जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के अनुसार ये कहते हैं कि स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है और जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब 65 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, इनकी ये बुक है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में इन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। इनका कहना है, इन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। 66 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानताओं का समर्थक है? तो इसमें से कौन एक चिंतक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानताओं के समर्थक हैं? तो इसमें हेनरी फेयोल है। हेनरी फेयोल इसके करेक्ट आंसर, इसका हेनरी फेयोल है। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हैं ये कौन? हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। क्या किया है? समानता का इन्होंने समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है। इसके अनुसार इनके अनुसार क्या कहना है इनका कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यह इनका कथन है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है W.B. डॉनहम द्वारा यह कथन दिया गया है। तो यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। W.B. डॉनहम ने कहा कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। 68 गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सी है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। अब इसमें व्याख्या है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो सी वाला ही नहीं था। जबकि अन्य विकल्पों में जो प्रस्तुत जो तथ्य थे गणतंत्रीय अवधारणा मतलब निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप हैं। 69 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना या माना जाएगा?
तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार। तो इसमें कह रहा है कि किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें सही आंसर बताना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है इसमें। तो इसका शक्तियों का परिसीमन भी सही है। फिर है दूसरा विधि के समक्ष समता, ये भी है। स्वतंत्रता के प्रति, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये वाला गलत है। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो इसका 1, 2 और 4। तो इसमें देखते हैं किस विकल्प में है 1, 2, 4। आपका सी ऑप्शन में है, तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रोफेसर डायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। किसने? प्रोफेसर डायसी ने 1885 में इन्होंने एक बुक लिखी द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बुक का नाम भी पूछा जाता है, तो इसके आप याद रखिएगा, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बुक है। कब प्रकाशित हुई? तो 1885 में आई थी इनकी बुक। विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण इन्होंने उसमें दिए। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य यह है कि विधि क्या है? सर्वोच्च है। पहला क्या है? 3 लक्षण। तो पहला लक्षण क्या है? विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का भाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो इसमें यह है कि विधि की सर्वोपरिता, मतलब विधि ही सब कुछ है, विधि ही सबसे ऊपर है। इसका तात्पर्य है कि विधि क्या है? सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का भाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा इसका देखते हैं लक्षण, विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा इन्होंने दिया लक्षण, विधि भावना की प्रबलता। तो इसमें क्या है? इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का क्या है? परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो विधि शासन के लक्षण नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 ये दी हैं। तो इसको आप थोड़ा अपने से पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, बाकी मैंने बता ही दिया है। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका दूसरा होगा कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर क्या लगाती है? प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका केवल 2 ही सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। संवैधानिक सरकार, देखिए इसकी व्याख्या में है कि संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो संवैधानिक सरकार होती है वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की जो सत्ता है उस पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रिया विधियां भी विद्यमान रहती हैं। 71 क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार और एक है सीमित सरकार। तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग, मतलब इसके 3 अंग कौन कौन से सरकार के? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सभी का क्या है? स्रोत संविधान है। ये संविधान के में निहित उपबंधों के अधीन ही कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने अधिकारों पर लागू किए जाने वाले कानून, मतलब संविधान जो है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार उसका कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये क्या है कि ये सीमाएं जो होती हैं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती।
72 है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो आप इसमें जवाब दीजिए कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा आंसर इसमें सही है? तो आप ही सोचिए, तो इसमें यही डी ही होगा कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है। मतलब राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति की बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है, शासकीय राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध उसका संरक्षण करना है, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं। मतलब इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के क्या है? ये सब पहलू हैं। परंतु ये पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। अर्थात स्वतंत्रता तब तक ठीक है जब तक दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो इसीलिए तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए जो कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी करिए, दूसरों को भी हानि पहुंचाइए, आपकी वजह से दूसरों को दिक्कत हो, तो ये स्वतंत्रता का बिल्कुल अर्थ नहीं है। मतलब आप स्वतंत्र हैं ठीक है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता भी बाधित ना हो, हमें ऐसे काम करने हैं। तो वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता क्षमताओं का विकास करते हैं। अतः अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को क्या करती है? बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। 73 समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का क्या है? अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को क्या है? विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का क्या है? अभाव है। 74 नंबर का क्वेश्चन, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो हमें बताना है कि भारत एवं अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो समान है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य हैं। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। केवल 3 ही होना चाहिए। हाँ, केवल इसका 3 ही। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन क्या है? सही है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही मतलब सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी कार्यवाही न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। तो मतलब कोई भी विधेयक है उस पर कोई भी कार्यवाही न करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसको पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो का उपयोग करते हैं, यह शक्ति इस शक्ति का उपयोग करते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है। मतलब अमेरिका की जो राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष में मतलब छोटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति छोटी है अगर इन दोनों की कंपेयर करें तब, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में
क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन जो वहाँ पे है तो अमेरिका में तो उसमें बोला गया कि 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है। अब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी कोई समयावधि ही नहीं दी गई है, का उल्लेख ही नहीं है कोई। तो भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की जो शक्तियों की जो विशेषता है वही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अमेरिका में राज्यों के पास हैं। तो ये जो भारत में हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है? केंद्र के पास है भारत में। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी जो सदस्य प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं। तो अमेरिका का जो उच्च सदन है उसमें जो सदस्य होते हैं सभी सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं। जबकि भारत में उच्च सदन मतलब राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो भारत में उच्च सदन जो होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 जो सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है। तो इस तरीके से इसका विकल्प ए सही था। अब है 75 नंबर का क्वेश्चन हमारा। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत ने सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा या स्थानीय शासन। अब हमें इसमें बताना है कि दूसरे प्रशासन आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की क्या की है? पहचान की है। तो इसका जो होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, इसका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये झारखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, 2017 में आया था। इसमें है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 में 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, नागरिक शासन का केंद्र बिंदु मतलब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्ण शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन। भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करते हुए निम्नलिखित में से किस संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करते हुए निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी सही है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद ये भी सही है, और एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं ये क्या है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करते हुए निम्नलिखित में से मतलब ये संस्थाएं हैं जो विविधताओं को एकता में की मतलब उन्नति करने हेतु हैं ये जो संस्थाएं हैं। तो ये क्या है? डी इसका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करते हुए उपरोक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है, और अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहें। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। किसमें? आर्टिकल याद रखिएगा, 263 में किसका उल्लेख है? अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। जब राज्यों इसमें क्या है कि जब राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद जब भी होता है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो किसका गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। तो जब भी योजनाओं का निर्माण किया जाता है उनके राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो सदस्य राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, सिंचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने के लिए किसका? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति किसका गठन करता है? स्थापना करता है वित्त आयोग का की स्थापना इसमें की जाती है। केंद्र एवं राज्यों के बीच राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए
क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। तो जब भी केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी कोई मतभेद या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श कुछ भी ऐसा करना होता है तो उस मामले को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय क्या है, सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया जो भी निर्णय है वही सर्वमान्य और अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। तो इसमें जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो इसमें सी ऑप्शन दिया गया है 1980। अब चलिए जानते क्यों। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा। मतलब 60 से 70 के दशक में क्या हुआ, देश के बहुत सारे राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा। कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक मतलब 71 से 80 के बीच में खिसकी। मतलब भारत में संसदात्मक जो व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक मतलब कहने का कि 1971 से 80 के बीच में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। इस तरह हमारा जो टॉपिक था अब ये कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसमें 77 क्वेश्चन पूछा है आयोग ने, कभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में, कभी यूपी पीसीएस में, कभी एमपी पीसीएस में। तो जितने भी आयोग द्वारा पूछे गए अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस हैं उसको हमने देखा और इसमें टोटल 77 क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी लेंदी और बहुत से लोगों के समझ में भी नहीं आया होगा। तो इसको बार बार जब देखेंगे, खुद से घटना चक्र को पढ़ेंगे तो खुद ये 2-3 बार में आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब इसको ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन वीडियो के फॉर्म में अगर आप इसको बार बार 2 से 3 बार भी देख लेंगे तो ये आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, या तो आप बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। आप मेरी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।